हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि संचार क्या होता है। तो संचार के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संचार के अर्थ की। यहाँ नाम में क्या समझ में आ रहा है कि संचार है। संचार की इंग्लिश होती है कम्युनिकेशन। सबसे पहले इसके अर्थ की हम बात करते हैं। संचार का अर्थ, अगर हम संचार के अर्थ की बात करते हैं, जो संचार है ये अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के कम्युनिक्स शब्द से लिया गया है। यानी कि जो हमारा ये संचार है, संचार इसका जो इंग्लिश वर्ड है वो क्या होता है, कम्युनिकेशन। लेकिन जो कम्युनिकेशन है ये वर्ड कहाँ से निकल के आया है, तो लैटिन भाषा के कम्युनिक्स शब्द से निकल के आया है। अब हम देखेंगे जो कम्युनिक्स है उसका अर्थ क्या होता है। जो कम्युनिक्स है वो लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है बांटना। और ये बांटना जो है, यहाँ पे हम किसी वस्तु को नहीं बांट रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, संचार में जो कम्युनिक्स है इसमें जो बांटना है उस शब्द में हम क्या समाहित कर रहे हैं, अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने ज्ञान को। तो यहाँ परिभाषा में हम देखेंगे संचार की परिभाषा संचार की परिभाषा में अगर हम बात करें जेपी लीगन के अनुसार, जेपी लीगन क्या कह रहे हैं संचार के बारे में। इन्होंने बताया कि जो संचार है, संचार में व्यक्ति क्या होता है, अपने भावों, अपने विचारों, अपने शब्दों, इन सब को क्या करता है, एक दूसरे से क्या करता है, शेयर करता है, आदान प्रदान करते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य की एक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, विचार, कौशल और भावनाओं का आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान
करता है। जेपी लेगन जो है इन्होंने बताया कि जो संचार है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया बता रहे हैं जिसमें व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने ज्ञान, अपने विचार, अपने कौशल और अपनी भावनाओं का क्या कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि हम यहाँ से आप लोगों से बात कर रहे हैं, अपने विचार, अपने ज्ञान, इन सब को क्या है आप तक हम पहुँचा रहे हैं, तो ये हमारे और आपके बीच में जो एक ये प्रक्रिया हो रही है ये एक संचार की प्रक्रिया है। लेकिन जो संचार होता है, संचार की जो प्रक्रिया है वो दो रूप से होती है। एक वन वे कम्युनिकेशन होता है, एक टू वे कम्युनिकेशन होता है। लेकिन जो टू वे कम्युनिकेशन होता है वो ज़्यादा ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि संचार की प्रक्रिया तभी पूर्ण मानी जाती है जब वो दोनों तरफ से हो, एक तरफ से नहीं। हम यहाँ से कुछ बोलते हैं और आप लोग सुनते हैं, तो ये क्या है, एक वन वे कम्युनिकेशन है, एक तरफा संचार हो रहा है। लेकिन वही अगर हम किसी क्लासरूम में आप लोग से बात कर रहे होते, एक साथ में बैठ के बात कर रहे होते क्लास रूम में, तो वहाँ पे क्या होता, हम आप लोगों को कुछ बताते और आप लोग वहाँ से कुछ ना कुछ फीडबैक देते। कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप तुरंत मुझसे वहाँ पे सवाल जवाब करते, तब वो क्या होता है, वो दो तरफा संचार होता है। लेकिन जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ सुन सकते हैं वो सिर्फ एक तरफा संचार होता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य घटित होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे क्या होता है, अपने ज्ञान, अपने विचार, अपने कौशलों, अपने भावनाओं, इन सब का क्या होता है, आदान और प्रदान किया जाता है। इसके आगे हम बात करेंगे जो संचार है, संचार के जो प्रमुख तत्व हैं उनकी बात करेंगे। संचार अगर हम कर रहे हैं तो उसमें कुछ प्रमुख तत्व हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। संचार के प्रमुख तत्व, संचार के प्रमुख तत्व, संचार के प्रमुख तत्व में हम देखेंगे सबसे पहले होता है, एक होता है संदेश भेजने वाला, संदेश भेजने वाला। दूसरा होता है संदेश संदेश। इसके बाद तीसरा होता है प्राप्तकर्ता या ग्रहणकर्ता, प्राप्तकर्ता या इसको क्या कर सकते हैं, ग्रहणकर्ता। मुख्य रूप से ये तीन ही होते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी बातों, अपनी भावनाओं को क्या कर रहा है, जो भेज रहा है वो क्या हो गया, संदेश भेजने वाला है। और बीच में जो बातें कही जा रही हैं, जो ज्ञान या विचार आप तक पहुंचाए जा रहे हैं वो संदेश। और तीसरा आप हो गए जो आप इस संदेश को क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। मुख्य रूप से ये तीन ही तत्व होते हैं। लेकिन इसमें अगर हम और भी ऐड करना चाहें तो इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे संदेश एक भेजने वाला है, ये संदेश है। संदेश के बाद यहीं पे अगर हम और ऐड करते हैं इसी बीच में तो एक आ जाता है उपचार, उपचार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसके बाद फिर हो जाता है एक माध्यम, इसके बाद आता है प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता के बाद आ जाएगा प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि के पहले यहाँ प्रभाव आएगा, प्रभाव, प्रभाव के बाद आएगा प्रतिपुष्टि। यहाँ पे इसके पहले क्या था, एक संदेश हो गया और इसके पहले सेंडर, भेजने वाला। संचार के जो प्रमुख तत्व हैं उसमें अगर हम बात करते हैं मुख्य रूप से तो ये सिर्फ और सिर्फ ये तीन होते हैं। लेकिन अगर इसको हम समझने के लिए विस्तृत रूप से देखें तो एक भेजने वाला हो गया, भेजने वाले के बाद क्या भेज रहा है, वो संदेश भेज रहा है, संदेश भेजना है उसको। लेकिन जब वो संदेश भेजता है ना तो उसके पहले वो उपचार करता है कि जो हम मैसेज भेज रहे हैं वो सही है या फिर नहीं है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें तो जो आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे किसी के पास कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, मैसेज करते हैं, तो वो भी क्या है, एक संचार की प्रक्रिया है। आप अपने ज्ञान का, अपने विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान कर रहे होते हैं उस समय।
तो उसमें क्या करते हैं, आप जैसे कोई मैसेज टाइप करते हैं तो मैसेज को टाइप करने के बाद आप एक बार उसको पढ़ते हैं कि हमने मैसेज को क्या किया, सही टाइप किया है या फिर नहीं किया है। ये देखने के बाद ही आप क्या करते हैं, मैसेज को सेंड करते हैं। तो मैसेज सेंड करने से पहले ही पूर्व में ही आप जो क्या करते हैं, मैसेज को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, उसको पढ़ते हैं। वो क्या होता है, उपचार होता है। वैसे ही यहाँ पे भेजने वाला है, क्या भेज रहा है, संदेश, और संदेश भेजने से पहले क्या करता है, उपचार करता है। उपचार के बाद एक माध्यम की जरूरत पड़ती है, एक माध्यम होता है जिसके द्वारा वो भेजता है। हम आप लोग को अगर ये क्लास आप तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे पास एक माध्यम है, एक यूट्यूब के जरिए हम क्या कर रहे हैं, आप तक इस ज्ञान को पहुंचा रहे हैं। तो एक माध्यम है जिस जरिए से हम अपने संदेश को पहुंचते हैं, वो क्या होता है, माध्यम होता है। फिर प्राप्तकर्ता, आप क्या हो गए, एक प्राप्तकर्ता है। यहाँ से संदेश भेजा जा रहा है और आप इसको प्राप्त कर रहे हैं। प्राप्त करने के बाद इस ज्ञान का, इस विचार का, इस भावनाओं का आप पर कुछ प्रभाव पड़ता है कि आप क्या समझ रहे हैं। इस प्रभाव के बाद क्या होगा, जब आपके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा तो आप कुछ ना कुछ फीडबैक देते हैं, प्रतिपुष्टि देते हैं हमको कि हाँ हमको ये समझ में आया है या नहीं समझ में आया है। आप उसमें कमेंट करते हैं। क्लास आप जब इसको देखते हैं तो उसके बाद आप कमेंट करते हैं, भले ही हम उसको तुरंत ना देख पाएँ, कुछ टाइम बाद देखें, लेकिन आप क्या करते हैं, वहाँ से फीडबैक हमको देते हैं कि हमें क्लास समझ में आई है या फिर नहीं समझ में आई है। तो सेम यही प्रक्रिया होती है संचार में कि एक भेजने वाला है, संदेश है, संदेश भेजने में उपचार करता है, एक माध्यम होता है, प्राप्त करता है, प्राप्तकर्ता पर कुछ प्रभाव पड़ा, प्रभाव पड़ने के बाद वो क्या करता है, एक प्रतिपुष्टि फीडबैक देता है। किसको देता है, ये प्रतिपुष्टि प्राप्तकर्ता जो फीडबैक देता है वो देता है भेजने वाले को, ये प्रतिपुष्टि देता है। ठीक है, तो ये जो संचार के प्रमुख तत्व हैं, मुख्य रूप से ये बस 3 होते हैं, लेकिन अगर इसमें हम बात करते हैं तो ये इतने सारे होते हैं, भेजने वाला, संदेश, उपचार, माध्यम, प्राप्तकर्ता, प्रभाव और क्या है, प्रतिपुष्टि। इसके बाद हम बात करेंगे जो ये संचार है, संचार की प्रक्रिया, संचार की प्रक्रिया। संचार की प्रक्रिया, अभी हमने आप लोगों को बताया कि जो संचार है वो 2 वे कम्युनिकेशन है, द्विमार्गी प्रक्रिया है कि ये क्या हो रहा है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य क्या हो रहा है, आदान और प्रदान हो रहा है। सिर्फ आदान ही नहीं, हम आप तक ही नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ भेजना ही नहीं है, इसमें क्या है, उधर से कुछ ना कुछ फीडबैक भी मिलना चाहिए, तभी संचार की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो संचार की प्रक्रिया में हम देखेंगे जो संचार है, संचार में आदान प्रदान की प्रक्रिया ही संचार प्रक्रिया कहलाती है। संचार प्रक्रिया कहलाती है। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, वो आप तक संदेश भेज दिया, भेजने के बाद उससे आपको कोई रिप्लाई, कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है जो आपका संचार है वो पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुआ है। आप कैसे समझ पाएंगे कि ये मैसेज जो है हमारा उस व्यक्ति तक पहुंचा है या नहीं, उस पर कुछ प्रभाव पड़ा है या नहीं। मान लीजिए आप किसी के पास कोई मैसेज सेंड कर दिए, मैसेज आपने सुबह सेंड किया और उस मैसेज का रिप्लाई आपको मिले ही ना, 2-3 दिन बाद मिले, तो आप कैसे पता चलेगा कि उस व्यक्ति को क्या है, शाम तक आपको नहीं पता चल रहा है कि पता नहीं मैसेज पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा है। तो जब तक उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ जाता है तब तक आपको समझ में नहीं आता है कि मैसेज हमारा पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा है। वो व्यक्ति जो है हमारे मैसेज को पढ़ा है या फिर ऐसे सीन करके छोड़ दिया है, उसका कुछ प्रभाव पड़ा है या नहीं। तो इसमें यही सबसे इम्पोर्टेंट है संचार की प्रक्रिया में कि संचार को सिर्फ यानी किसी भावों को, विचारों को भेज देना ही नहीं है, बल्कि आप जो संचार कर रहे हैं, मैसेज जो आप भेज रहे हैं, उसके बाद, भेजने के बाद उधर से आपको कुछ फीडबैक प्राप्त हुआ या नहीं। जब तक ये दोनों तरफ से, एक तरफ सेंडर और रिसीवर दोनों के मध्य आदान और प्रदान की प्रक्रिया नहीं होती, तब तक संचार की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण नहीं होती है। संचार की प्रक्रिया में आदान प्रदान की जो प्रक्रिया होती है, यही संचार की प्रक्रिया कहलाती है। इसके बाद हम बात करेंगे संचार के मॉडल की।
संचार के मॉडल, ये संचार है, संचार की प्रक्रिया जो है किस प्रकार से हो रही है, इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अलग अलग मत जो है व्यक्त किए हैं, जिसमें सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट हम आप लोग को बताएंगे कि संचार है, संचार में एक मॉडल है अरस्तु का मॉडल। संचार में अरस्तु का मॉडल, अरस्तु का मॉडल, अरस्तु के मॉडल में इन्होंने क्या बताया, सबसे इजी है, आप लोग याद करिएगा इसको, एस ए, यस एस ए मॉडल भी कहते हैं। कहीं पे लिखा होगा कि एसएसए मॉडल क्या है, तो आपको याद रखना है कि ये जो अरस्तु ने जो मॉडल दिया है उसी मॉडल को एसएसए मॉडल भी कहते हैं। इन्होंने जो अपना मॉडल दिया उसमें इन्होंने बताया कि एक क्या है, सेंडर है, सेंडर, सेंडर है, उसके बाद क्या है, स्पीच है, स्पीच, स्पीच के बाद ऑडियंस, ऑडियंस, ऑडियंस में क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑडियंस मीन्स क्या होता है, प्राप्तकर्ता, सेंडर इधर भेजने वाला, स्पीच मीन्स क्या होता है, भाषण, और यहाँ पे श्रोतागण, श्रोतागण, भेजने वाला हो गया, भाषण हो गया, और ये श्रोतागण, ये तीन जो है, यानी कि एक भेजने वाला है जो संदेश को क्या कर रहा है, भेज रहा है, और क्या भेज रहा है, स्पीच, कोई भाषण दे रहा है जिसमें वो अपने विचार व्यक्त कर रहा है, और एक श्रोतागण हो गए। यही जो है संचार की प्रक्रिया इन्हीं तीनों के मध्य क्या होती है, घटित होती है। इसके बाद हम बात करेंगे किसका, दहामा का मॉडल, दहामा, दूसरा है दहामा का मॉडल। मॉडल चाहे जितने व्यक्तियों ने जो भी दिया है, लेकिन इसमें जो है वो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है जो अरस्तु ने बताया, एक सेंडर है, उसके बाद एक मैसेज है या जो स्पीच दिया जा रहा है, और एक श्रोता है। इसी के बीच में ढेर सारे लोगों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं, उसे कई खंडों में तोड़ तोड़ के बताया है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वही हम आप लोग को बताएंगे, जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, अरस्तु का मॉडल और दहामा का मॉडल। दहामा के मॉडल में हम देखेंगे सबसे पहले क्या हो गया, सेंडर, सेंडर, सेंडर के बाद है मैसेज, इसके बाद है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बाद है चैनल, चैनल के बाद रिसीवर, इसमें सेंडर भेजने वाला, फिर संदेश, उपचार, माध्यम, इसके बाद प्राप्तकर्ता।
ये रहा दहामा का मॉडल। भेजने वाला एक हो गया, संदेश हो गया, उपचार हुआ, माध्यम हुआ और प्राप्तकर्ता हो गया। ये जो दोनों मॉडल हैं संचार के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसके आप इसको विस्तृत रूप से भी लिख सकते हैं कि जो अरस्तु का मॉडल है इसमें क्या होता है, एक भेजने वाला होता है और क्या है, एक जो स्पीच दिया जा रहा है और एक प्राप्त करता है। इन्हीं के मध्य क्या होती है, ये प्रक्रियाएं घटित होती हैं। इन्हीं के द्वारा संचार की प्रक्रिया जो है पूर्ण कर दी जाती है। और वही जगह पे आप क्या लिखेंगे, दहामा के मॉडल में इसमें क्या होता है, एक मैसेज को भेजने वाला व्यक्ति होता है जिसको क्या कहा जाता है, सेंडर कहा जाता है। उसके बाद जो भी विचार हम व्यक्त करते हैं उसे मैसेज के अंतर्गत रखते हैं और मैसेज को भेजने से पूर्व में जो भी हम उसका उपचार करते हैं उसमें सही या गलत की जो भी बातें होती हैं उनका हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उपचार करते हैं, वो उपचार के अंतर्गत आता है। और इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, चैनल, जिस माध्यम के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने संदेश का आदान प्रदान कर रहे हैं वो माध्यम के अंतर्गत आता है। और संदेश को जो व्यक्ति प्राप्त कर रहा है उसको हम प्राप्तकर्ता कहते हैं। और इसी 5 बिंदु के अंतर्गत दहामा ने अपने संचार के मॉडल को व्यक्त किए हैं। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे फिर से हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों से संचार जो है, इस संचार की विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं इनकी। अगला पॉइंट है संचार की विशेषताएं। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे जो हमारा संचार है, हम ये जानेंगे कि जो कैसे हम पहचानेंगे कि संचार है या फिर नहीं है, यही हम इनकी विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले संचार की विशेषता में, संचार एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सतत चलने वाली प्रक्रिया है। संचार एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब ये कंटिन्यू चलती रहती है, इसमें रुकावट नहीं आती है। अगर कहीं रुकावट आ रही है या फिर क्या हो रहा है, आपके विचारों का आदान प्रदान रुक रहा है, इसका मतलब संचार की प्रक्रिया वहीं पे टूट जाती है। कंटिन्यू प्रक्रिया चलती रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक व्यक्ति थे जिन्होंने भी ये मॉडल प्रस्तुत किया। जिस प्रकार से आपने देखा कि अरस्तु ने, ओपी दहामा ने, दोनों लोगों ने अपने मॉडल जो प्रस्तुत किए, इसी के जैसे ही एक इन्होंने सतत चलने वाली प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए एक व्यक्ति जिनका नाम है फ्रैंक ई एस का मॉडल, इन्होंने एक संचार का अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। इसमें ये प्रक्रिया इस प्रकार से इन्होंने व्यक्त किया था। ये इनका संचार का मॉडल था। इसमें इन्होंने बताया कि जो संचार की प्रक्रिया है ये कंटिन्यू इसी प्रकार से चलती रहती है। जो इस प्रकार से संचार की प्रक्रिया चल रही है, फ्रैंक ई एस ने जो मॉडल दिया इसमें इन्होंने बताया कि संचार की प्रक्रिया इस प्रकार से कंटिन्यू चलती रहती है, इसमें कहीं भी रुकावट नहीं देखने को मिल रही है। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे, इसको आप लोग चाहे तो लिख लीजिए ऐसे ही। इसमें कोई भी कहीं पे कोई और वर्ड का यूज नहीं किया गया है, बस ये इन्होंने बताया कि संचार की प्रक्रिया जो है वो सतत चलती रहती है। इसके बाद है दूसरा पॉइंट जो संचार की विशेषता में हम पढ़ेंगे, उसमें है जो संचार है वो द्विमार्गी प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट है संचार द्विमार्गी प्रक्रिया है। इस
इसके पहले ही हमने आप लोग को बताया कि जो संचार है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य क्या होती है, प्रक्रिया घटित होती है। संचार द्विमार्गी प्रक्रिया है। इसके बाद है तीसरा, संचार एक जन्मजात गुण है। जन्मजात गुण है, इसे क्या है, आपको अर्जित नहीं करना है, बल्कि ये जन्म से ही बच्चा जब होता है, पैदा होता है, तो जन्म लेने के बाद से तुरंत संचार की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। वो बच्चा जो होता है वो रोना प्रारंभ कर देता है। रोने से क्या होता है, वो ये बताना चाहता है, ये व्यक्त करना चाहता है, या फिर उसके रोने से ये समझ में आता है कि जो बच्चा है वो जिस नई दुनिया में आया है, वहाँ का जो वातावरण है उससे वो अपने शरीर को क्या करे, समायोजित नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो रोता है। उसके रोने से जो व्यक्त हो रहा है, जो भाव आप समझ पा रहे हैं, वही क्या होता है, वही संचार होता है। तो जो संचार है वो क्या है, एक जन्मजात प्रक्रिया है। और द्विमार्गी प्रक्रिया जो है, इसमें क्या आप समझ पाए कि संचार जो है वो दो व्यक्तियों के मध्य क्या होती है, घटित होती है। इसके बाद है संचार कला और विज्ञान दोनों है। संचार जो देखो क्या है, कला और विज्ञान दोनों होता है। संचार की जो कला है ये हर व्यक्तियों में अलग अलग होती है। कुछ लोग होते हैं अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को इतने अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति होता है उनकी बातों से वो इम्प्रेस होता है, प्रभावित होता है, और उनकी बातों से ज़्यादा वो प्रभावित हो जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं उसी बात को कई बार व्यक्त करना चाहते हैं, बार बार वही बात बताए, लेकिन उनकी बातें जो वो क्लियर नहीं होती हैं। तो ये जो भाव हैं, इस भाव को व्यक्त करने के लिए एक कला की जरूरत पड़ती है, वो जो कि संचार के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इसके बाद है अगला पॉइंट, संचार एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। संचार सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक मतलब होता है जो कि हर जगह विद्यमान हो, इसमें कोई परिवर्तन ना किया जा सके। जैसे आप लोग जानते हैं सूर्य जो है पूरब में निकलता है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। सूर्य पूरब में निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, इसे कोई परिवर्तित नहीं कर सकता है। हर जगह ये बातें सत्य मानी जा रही हैं। और क्या है, ऊर्जा को जो प्रमुख स्रोत माना जा रहा है वो सूर्य है। ये सब बातें क्या है, सार्वभौमिक सत्य है। वैसे ही हम बताया जा रहा है जो संचार है वो सार्वभौमिक होता है, हर जगह विद्यमान है। चाहे कोई जीव जंतु हो या फिर कोई मानव है, वो चाहे जहां पर भी है, लेकिन संचार कंटिन्यू वहां से चल रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि संचार की जो मुख्य 5 विशेषताएं हैं। संचार एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, द्विमार्गी प्रक्रिया है, संचार एक का क्या है, जन्मजात गुण है, संचार कला और विज्ञान दोनों है, संचार जो सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसके बाद हम बात करेंगे संचार के प्रकार की।